Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the matters and materials as well as how small are the particles of matter. Today I discuss about the classification of matter. In this topic I explain the state of matter. So guys, let's start the topic now. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द सब्सटेंस एग्जिबिट सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस डिस्क्राइब इट्स फिजिकल स्टेट, शेप, सॉफ्टनेस और हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब्सटेंस आपके होते हैं उनकी अपनी एक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी कोई स्टेट होगी, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर उसका कोई शेप होगा, है ना, राउंडेड है, स्क्वायर है ना, क्यूबिक है, कैसा है, तो उसका शेप भी उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका स्टेट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो ये सब जो आता है ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है बेटे, तो ये कोई भी आपका पास सब्सटेंस है तो उसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब, ध्यान दीजिएगा बेटा, द केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द, है ना, एबिलिटी टू अ सब्सटेंस टू चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि सब्सटेंस में कितनी एबिलिटी है कि वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो हम कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम जो मेरे पास मैटर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस क्लास में आप जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ोगे, ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा, जो कोई भी सब्सटेंस हो तो कोई भी सब्सटेंस की कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो आप ये जानते हो कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, शेप, स्टेट, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, रिजिडिटी, दीज आर the properties belong to the physical, and chemical properties describe the ability of substance to change into new substance or substances। मतलब किसी substance में ability कितनी है कि वो दूसरे substance में बदल जाए या substances में बदल जाए, तो ये chemical properties होती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आज हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है उसके बाद में देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोगों ने क्लासीफाई जो किया है वो एक्चुअली तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है। उसके जो नेम है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो इसमें हमने क्या किया है, मैटर को क्लासीफाइड किया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, तो ये याद रखिएगा कि उसके अंडर में आता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेट जो है इलेबरेट करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसको आप समझिएगा। ठीक है, देखिए इसमें नोट्स में तो मैंने केवल डेफिनेशन लिखी है और मैं अलग से भी काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो प्लीज़, है ना, मेरी वॉइस को बहुत केयरफुली समझिएगा। मैं भी अब थोड़ा सा स्लो बोलूँगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड के बारे में अगर हम लोग जानें तो सॉलिड स्टेट, है ना, तो इन द सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर बाउंडेड टुगेदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो जितने भी आपके सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं
कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसी की वजह से वो हार्ड एंड रिजिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे? हार्ड एंड रिजिड हो जाते हैं। इसी वजह से उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे कम होती है। यानी किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस कितना किया जा सकता है, वो प्रोसेस उसका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। कि किसी सब्सटेंस को हम कितना कम कह सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस का मतलब ही यही हो गया कि सॉलिड जो होते हैं वो मतलब एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, है ना, उनको, या बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसके क्या है बेटा, सॉलिड की एक प्रॉपर्टीज टाइप की हैं। तो आप ये भी जानते हो कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास डिफाइंड वॉल्यूम एज शेप भी होता है ना, क्योंकि उनमें जो रिजिडिटी होती है वो और हार्डनेस इनकी वजह से, ठीक है। तो गाइस जान गए मैंने आपको क्या किया, सॉलिड स्टेट के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब मैंने उसी की डेफिनेशन भी लिख रखी है। सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पजेस रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबल, है ना, एंड हैज़ आर डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फॉर्म होते हैं मैटर के जिसमें रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी है, और शेप और जो वॉल्यूम होता है ये इनका डिफाइंड होता है, ये नहीं फिक्स्ड होता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? सॉलिड बोलते हैं। तो मैंने इस तरह से छोटी सी डेफिनेशन बना दी जिससे आप इसको आसानी से ईजिली देख के और समझ सकते हो, और पढ़ भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटे। एग्जाम्पल क्या है बेटे? गोल्ड, आयरन, स्टोन, वुड, ग्लास, शुगर केन, सल्फर, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब जानते हो ना, NaCl, नमक, ठीक है। रबर बैंड, ETC। आप स्पंज भी बोल सकते हो। अलग अलग आप हैं चीज़ों को जानते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ भी रखा है ना, पिछली क्लासेस में आपने 8 तक आप पढ़ के भी आए हो। तो ये आपके लिए चीज़ें कोई नई नहीं है, ठीक है। तो आप ये जान गए सॉलिड्स क्या होते हैं। आपको ये भी बताया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने टाइप से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया। तो आप जाहिर सी बात है आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस को, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो दो ही तरीके की किसी सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। या तो उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो आप उन दोनों के बेसिस पे क्या कर सकते हो, आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो किसी भी मैटर को। तो मैटर को आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस में जब उसको क्लासीफाइड किया तो आपने देखा कि मैटर 3 तरीके से हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना। तो ये आप 9th में हो, इसीलिए मैं 3 जो स्टेट हैं इन पे मैं रुक गया। अदरवाइज 5 टाइप की जो स्टेट होती हैं इनके बारे में भी आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। प्लाज्मा भी होता है इसमें, ठीक है। तो और एक और होता है, तो वो मुझे नाम याद नहीं है, बट आपको 5 आगे चल के पढ़ने को मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पर सॉलिड स्टेट को भी डिस्कस करा और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स को भी यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ। लिक्विड स्टेट, तो गाइस आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल है। इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स आर बाउंडेड टू ईच अदर विथ फोर्सेस वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड्स। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आप बताइए। कि भाई जितना जो भी आपकी लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो वीक फोर्सेस के थ्रू, है ना, एक दूसरे से बाइंड अप रहते हैं या बंधे हुए रहते हैं, है ना। जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो भाई कम होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे कम होगा? जाहिर सी बात है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो यानी सॉलिड से हमेशा क्या होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, ठीक है बेटे। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो आप ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए, दिस मेक्स लिक्विड मोबाइल एंड शार्पलेस। इसी की वजह से जो लिक्विड्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं, यानी इसमें मोबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ ये शार्पलेस होते हैं। क्या कैसे होते हैं बेटा? शार्पलेस, क्योंकि इनमें रिजिडिटी है ही नहीं। जिसमें रिजिडिटी होगी वही बेटा शार्पलेस हो सकता है, ठीक है, सॉरी शार्प हो सकता है। इसलिए क्या है बेटा? शार्पलेस है, क्योंकि इसमें रिजिडिटी नहीं है। लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। भाई जाहिर सी बात है लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो बट देयर कह सकते हैं फ्लूइडिटी इज लोअर देन दैट ऑफ गैसेस।
भाई कहने का मतलब ये है, इसी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इस वजह से आपके जो लिक्विड होते हैं वो मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, यानी फ्लो कर सकते हैं। और उनकी जो ये फ्लो करने की फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमेशा गैसेस से कम होती है। ठीक है कि बेटे, ये याद रखिएगा। और जितने भी लिक्विड्स होते हैं इनका वॉल्यूम तो डिफाइंड होता है, बट इनका शेप जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता। आप किसी भी कंटेनर में अगर कोई लिक्विड ले लेते हो तो उसी शेप, कंटेनर के शेप में ही लिक्विड आपको देखने को मिल जाता है। या आप जानते हो, गिलास में पानी रखो तो गिलास की तरह लगेगा और उसका शेप हो जाएगा। अगर कटोरे में रखोगे तो कटोरे जैसा हो जाएगा। तो जस्ट लाइक आप इन सब चीज़ों से बहुत फैमिलियर हो। आप तो बहुत, मैं तो जानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी बताना मेरा काम है। अब बात करते हैं बेटा, मैंने जो डेफिनेशन लिखी है सेम सॉलिड स्टेट की तरह मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। लिक्विड स्टेट इज डिफाइंड as that form the matter which possess fluidity but relatively more compressible and has a definite volume but no defined shape। तो जाहिर सी बात है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर का वो फॉर्म है जिसमें आपकी फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है, यानी ये फ्लो कर सकते हैं और ये कंप्रेसिबल होते हैं। एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो तो डिफाइन होता है, बट उनका जो शेप होता है वो डिफाइन नहीं होता है। तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को भी क्लियर कर दिया। अब बात करता हूँ बेटा एग्जांपल्स। तो आप जानते हो लिक्विड्स, वाटर, ऑयल, है ना, मिल्क, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, बेंजीन, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को थिनर बोलते हैं बेटे, ठीक है। तो दीज आर द लिक्विड्स। आप बहुत सारे लिक्विड्स के नाम तो आप भी जानते हो, हैं। तो आप समझ में आ गया कि लिक्विड स्टेट होती है एक मैटर की ही एक फॉर्म है, मैटर का ही एक फॉर्म सॉलिड स्टेट है। तो इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं गैसेस के बारे में, ठीक है बेटे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? गैसेस के बारे में, ठीक है। तो आप बताइए कि बोल सकते हैं इन द गैसेस या इन द गैसियस स्टेट देयर इज वर्चुअली नो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, बोल सकते हैं बिल्कुल। भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि गैसेस अवस्था में या गैसेस स्टेट में आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटर पार्टिकल्स का मतलब जो आपस में पास पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता है, या कह सकते हैं ना के बराबर होता है। तो इसको अब मैं इस लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, इन द गैसियस स्टेट देयर इज वर्चुअली नो इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स which are separate from each other by much greater distance। तो जाहिर सी बात है, जब उनके बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो उनमें डिस्टेंस तो ज़्यादा होगी। सिंपल सी चीज़ है। आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड से अच्छी नहीं बनती तो वो आपके और उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी हमेशा। जस्ट लाइक दैट, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ना के बराबर है, यानी है ही नहीं, तो पार्टिकल्स में दो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगी, यानी सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड में सबसे कम होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है ना। या कह सकते हैं, अगर मैं आपको एक मोटा मोटा याद करके बताऊं तो ऑलमोस्ट 10 to 100 टाइम्स देयर साइज, उनके साइज से कह सकते हैं 10 टाइम्स मान सकते हैं या 100 टाइम्स, तो आप मान ही लीजिए, ठीक है। द पार्टिकल्स इन गैसियस आर वेरी लूजली पैक्ड, है ना। क्लोजली नहीं होते, एक्चुअली लूजली होते हैं। तो आप जानते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, बहुत लूजली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, ये आराम से अगल बगल क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना, या मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि भाई जो गैसेस होते हैं या गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। इसी वजह से उसका कह सकते हैं उसका वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं हो सकता, उसका शेप भी डिफाइन नहीं होता है ना। और ये भी कह सकते हैं कि द गैसेस पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन अनटिल दे कोलाइड। जब तक कि वो एक दूसरे से टकरा नहीं जाते तब तक जितने भी गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करते हैं, चाहे वो अपने दूसरे पार्टिकल से टकरा जाएं या फिर कह सकते हैं कि कंटेनर से टकरा जाएं, ठीक है। तब तक उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है।
एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल्स से पहले हम लोग गैस स्टेट की डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो मैंने गैस स्टेट को आपको डिस्क्राइब कर दिया, बट अब हम लोग क्या बात करेंगे गैसेस स्टेट की डेफिनेशन। तो बिल्कुल मैंने सॉलिड लिक्विड की तरह मैचअप रखी है। हाँ बोल सकते हैं गैस इज डिफाइंड एज दैट फ्रॉम ऑफ मैटर विच possess fluidity but is highly compressible and has neither defined shape and nor definite volume। तो गाइस आप समझ गए होंगे, मैंने सेम डेफिनेशन की लैंग्वेज को रखा हुआ है। तो जितने भी गैसेस होते हैं वो मैटर की एक ऐसी अवस्था हो सकती है, ऐसा फॉर्म हो सकता है जिसमें फ्लूइडिटी तो प्रेजेंट होती है ना, बट बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी भी प्रेजेंट होती है। उनको आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, और कह सकते हैं उनका ना तो शेप डिफाइंड होता है और ना ही उनका वॉल्यूम डिफाइंड होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गई, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गई, सल्फर ट्राईऑक्साइड्स हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हो गई, है ना। तो दीज आर द जितने भी गैसेस हैं, मैंने आपको नाम लेके बता ही दिया, तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। कुछ इसमें नोट नहीं थे फिर भी मैंने बोल दिए, उसको भी नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यहाँ मैंने आपको मैटर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो मैंने बता दिया, और मैटर को क्लासीफाइड करके सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो कह सकते हैं एक तरीके से होमवर्क है कि आप क्या करोगे, जिस तरह से मैंने लिख रखा है इस तरह से आप लिख रखोगे, बट एक्चुअली मैं कभी कभी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोल जाता हूँ, मैं वो लिखना भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी राइट कर लीजिएगा। अगर जो मैंने बोला है आपको अगर लगता है कि हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है आपके लिए, तो आप उसको लिख लीजिएगा इसी में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।